अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और इस वक्त आप लोगों ने अपनी खबरों में देख लिया होगा, दुनिया न्यूज़ के बुलेटिन में देख लिया होगा कि हिलरी क्लिंटन जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और उनका बहुत ही एक हाई प्रोफाइल दौरा जो है वो शुरू हो चुका है और उनके साथ जनरल पेट्रियस भी हैं, उनके साथ और सीनियर एहलकार भी हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चंद बातें मैंने आज तफसील से जिनका मैं जिक्र करूँगा। हिलरी क्लिंटन का दौरा जो है वो उसका सिर्फ एक हिस्सा है। अगर आप अपने मुल्क का पूरी तरह जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि जनाब एक सूबा है वहाँ 60 से 70 लाख अफराद जो है वो सैलाब की वजह से बेघर हुए हुए हैं। एक सूबा है जहाँ पे स्कूलों और कॉलेजों में कौमी तराना बजाना जो है वो एक जिहाद के करीब है। एक सूबा है जहाँ हर दूसरे दिन ड्रोन हमले होते हैं, बेगुनाह अफराद जो है वहाँ पे मारे जाते हैं। और एक सूबा है जहाँ पे अभी तक मच्छर ही हमसे काबू में नहीं आ रहा और वो हमारे सर पे डांस करता फिर रहा है। और फॉरेन पॉलिसीज़ हमारी ये हैं कि अमेरिका को हमारी बात का यकीन नहीं, बरतानिया को हमारी बात का यकीन नहीं है, ख़ुद किसी इस्लामी मुल्क को हमारी बात का ना सिर्फ यकीन है ना वो हमसे हाथ मिलाना चाहता है। कि यानी ऊपर ऊपर से सारे हमसे बड़े अच्छे हैं और सारे हमारे दोस्त हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त हम दुनिया में बिल्कुल तन्हा और अकेले हैं। बहुत से लोगों से जब मेरी बात हुई तो मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तान का असल मसला जो है सियासी मसला नहीं है। पाकिस्तान का जो असल मसला है वो गवर्नेंस का मसला है, डिलीवरेंस का मसला है। कि चाहे वो फॉरेन ऑफिस हो, चाहे वो कोई एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो कोई सूबा हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। जो भी अपने अपने कामों में कोताहियाँ कर रहा है वो एक कोलैटरल डैमेज इस मुल्क को हो रहा है। कुछ बातें मैंने आपको, चाहे वो बड़ी हों चाहे छोटी हों, आज आपको मैंने बतानी है कि किस तरह से हम कानून की आंखों में धूल भी झोंकते हैं और किस तरह से हम कानून को मिस इन्फॉर्म करके गलत बात बता के, चाहे हम अदालत के कटहरे में खड़े होकर हम कुरान भी उठा के हम गलत बात भी कर जाते हैं और फिर हम उसको बैकअप भी कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है इस मुल्क में, ऐसी बात नहीं सब खराब नहीं हो रहा। बट सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक बड़ी कैटेगोरिकली कहा है कि हिलरी क्लिंटन इश्यूज ब्लंट वार्निंग्स टू पाकिस्तान। यानी इस बारी जो क्लिंटन आई हैं पाकिस्तान में और जिस तरह का वो डेलीगेशन लेके आई हैं अपने साथ, वो एक यूनाइटेड फ्रंट शो करना चाह रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकाम को। कि उनका कहने का मकसद ये है कि शायद देयर इज़ नो जॉय इन अपोजिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका की खिलाफ वर्जी करना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत को यकसा एक मैसेज देने के काबिल है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान को यानी अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म एफर्ट जो है उसको स्पीड अप करना पड़ेगा। यानी वहाँ पे ख़ास तौर पे नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशंस आप ले लें या हक्कानी ग्रुप के अगेंस्ट ऑपरेशंस आप ले लें, उसकी एक डिमांड जो है वो बहुत शदीद आएगी। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है। इन सारी बातों से मेरे पास एक US एम्बेसी की अफ़गानिस्तान से एक ईमेल है। US एम्बेसी की ईमेल है जो जनवरी 20 जनवरी 2007 को 12:35 पे जनरेट हुई और वहाँ से भेजी गई। और ये एक मीटिंग थी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस वक्त के बाउचर, रिचर्ड बाउचर और अफ़गानिस्तान के मुबाशर और सदर हामिद करज़ई, यानी उनकी मीटिंग के मिनट्स हैं कुछ। और इसमें अगर आप 6C देखें तो सॉरी 6C कह रहा हूँ, 11 नंबर देखें तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि Assistant Secretary Boucher asked Karzai if he knew where Bukti was. Karzai responded that a lot of Buktis come to Pakistan. In fact, over 200 with their sons and money have come to Afghanistan. और फिर आगे उन्होंने कहा कि Buktis were not terrorists. He said Buktis were not terrorists and represented nobility in Afghanistan, so it would be hard to turn them over to Pakistan. Boucher clarified that it was the grandson that Pakistanis were after for instigating an uprising. Karzai responded that fomenting uprising does not make one a terrorist. The real terrorists were Bin Laden and Mullah Umar. Afghanistan needs a sign that Pakistan will stop supporting these terrorists. और उस पर आगे उन्होंने कहा कि अगर हमने किसी भी बुक्ति को, ख़ास तौर पे उस बुक्ति को जिसके मतलब कहा जा रहा है कि उन्होंने अपराइजिंग स्टेट के अगेंस्ट की है पाकिस्तान में,
उसको अगर हैंड ओवर कर दिया पाकिस्तान को, तो अफ़गानिस्तान और ख़ास तौर पे अमेरिका के ख़िलाफ़ बहुत गहरा सेंटिमेंट आ जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। मेरे साथ इस वक्त दो बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं यहाँ पे। मेरे साथ समी इब्राहिम, हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, दुनिया न्यूज़ के, ही इज़ विद मी। और मेरे साथ बैरिस्टर कामरान शेख साहब हैं, माहिर कानून हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, लेकिन इनसे मैंने कुछ और बात पे बात करनी है। डू मोर, लेकिन ये आप केबल है यूएस एम्बेसी की जो मैं दिखा रहा हूं, जिसमें वो मान रहे हैं कि उन टेररिस्टों को या सो कॉल टेररिस्टों को या उन लोगों को जिनके ऊपर इल्जामात हैं, उनको अफगान गवर्नमेंट और अफगान प्रेसिडेंट जो है वो वहां रिफ्यूज दे रहा है, जो अमेरिका के इल्म में भी है। ये डू मोर दोनों साइडों पे क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? मुबशिर, यही तो वो दोहरा म्यार है अमेरिका का, यही तो दोगलापन है जिसकी वजह से आज अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस नहज पर आ गए हैं। बड़ा क्लियरली पाकिस्तानियों ने यह वाजे कर दिया है कि वार ऑन टेरर के ख़िलाफ़ जो भी पॉलिसी पाकिस्तान अब बनाएगा वो पाकिस्तानी तरजीहात के मुताबिक होंगी, क्योंकि गुज़श्ता 10 सालों में यही देखा गया है कि पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने वसाइल लगाए हैं, फ़ौज लगाई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डू मोर। जब पाकिस्तान के मफादात की बारी आई है तो अमेरिका ने उसका ना सिर्फ उसको नज़रअंदाज किया, बल्कि आप ये देखें अभी जो अफ़गानिस्तान ने मुआहिदा किया है इंडिया के साथ, उसके मुताबिक जब नेटो के ट्रेनर्स यहाँ से चले जाएंगे तो भारतीय फ़ौज के ट्रेनर आएंगे जो अफ़गानिस्तान के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट को ट्रेनिंग देंगे। यानी जो सारी सिक्योरिटी फोर्स होगी अफगानिस्तान की, इट विल बी बिल्ट बाय इंडियंस। अच्छा, इसका मतलब यह है कि कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान ने, जान की कुर्बानियां, माल की कुर्बानियां, और अब जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, हालांकि लफ्ज़ सही नहीं है, लेकिन खटने का वक्त आया है तो वो इंडियन आर्मी वहां पे आके खटेगी। और उसमें पाकिस्तान को जो फ्रंट लाइन एलाई है यूनाइटेड स्टेट्स का, ये हमें सलाह दिया जा रहा है जी। ये और इसमें बड़ा सही पाकिस्तान ने अपनी जो प्लान ऑफ एक्शन अपनाया है कि बिल्कुल वाज़े तौर पर यह कह दिया गया है। गुज़श्ता 2 दिनों में जो खबरें आई हैं, जनरल कियानी ने जो ब्रीफिंग्स दी हैं लॉ मेकर्स को, उसमें उन्होंने बड़ा खुलकर ये बात कर दी है कि पाकिस्तान को जितनी सिविलियन इमदाद दी जा रही है वो इस काबिल नहीं कि उस पर बात की जाए। और जहाँ तक मिलिट्री इमदाद का ताल्लुक है तो पाकिस्तान की फ़ौज अमेरिका की मिलिट्री इमदाद के बगैर रह सकती है, और इसलिए हमने अब जो कुछ भी करना है वो अपनी तरजीहात के मुताबिक करना है। और एक और बात मुबशर, बहुत क्लियरली ये पहली दफ़ा बात आई है। इससे पहले ये होता था कि जब भी डू मोर कहा जाता था तो पाकिस्तानी अपोलोजेटिक होकर ये कहते थे कि वी आर टू स्ट्रेच्ड आउट, हम ये अभी कर नहीं सकते, अभी हम देख रहे हैं। अब वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया गया अमेरिका को कि आप हमें कन्विंस करें, आप कह रहे हैं कि ये फौजी एक्शन करें, हमें कन्विंस करें कि ये फौजी एक्शन इस मसले का हल है, क्योंकि फौजी एक्शन मसले का हल नहीं है, रिकंसिलिएशन, निगोशिएशंस, और उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं आपको उनके लग रहा है मफादात कि का पाकिस्तान में को अब धमकियां दी जाएंगी? क्या हमारे सियासतदान, क्या हमारे पॉलिटिशियंस, क्या हमारी हुकूमत में शामिल अरकान इतनी उनकी कमर है, पसली है, ये उनका टेस्ट है। इस वक्त अस्करी क़यादत खड़ी हो गई है, सो फार पॉलिटिकल क़यादत भी उनके साथ है। अब ये टेस्ट है, पूरी कौम को इकट्ठा होना होगा और पूरे प्रेशर का बड़ी हिम्मत से मुकाबला करना होगा। अगर इसमें बीच में कोई टूट फूट होती है या कोई सियासतदान प्रेशर में आ जाता है तो उससे बिल्कुल तबाही और नुकसान होगा। समी इब्राहिम हमारे साथ हैं और बैरिस्टर कामरान शेख भी हमारे साथ है। जब हम ब्रेक से आएंगे तो कुछ मैं अमेरिका के मुतालिक भी आपको बातें बताऊंगा, हक्कानी नेटवर्क के मुतालिक बताऊंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंटली शेख वकास अकरम के मुतालिक एक रेवोल्यूशन आपको दूंगा। आपको फ्लड्स के ऊपर मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, हालिया फ्लड्स जो सिंध के अंदर आई हुई हैं, बिजली के बहरान के ऊपर आपको कुछ बताएंगे, और एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, और उसके ऊपर अपने माहिर कानून कामरान शेख से जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे समी इब्राहिम की। समी, मुझे जल्दी से एक बात बताएं कि अफगानिस्तान के ऊपर तो यूएन की रेजोल्यूशन है, पाकिस्तान के अगेंस्ट तो कोई यूएन की रेजोल्यूशन नहीं है, फिर ड्रोन हमले गैर कानूनी नहीं है? बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन उसमें यह बात बार बार आती है कि पाकिस्तानियों ने कंसेंट दी हुई है। हम भी बज़ाहिर उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ हम अगर सीरियस हैं तो यूएन में जा सकते हैं, कहीं किसी फोरम पे इसको रेज कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पे क्यों नहीं हम जा सकते थे? इसलिए कि टैसिट एक्सेप्टेंस है हमारे पार्ट पे कि हमने उन्हें ऑपरेशंस की इजाज़त दी। आपके ख्याल में इस बारी पाकिस्तानी हुकूमत जो है या हुक्मरान हमारे जो हैं वो खड़े होंगे अमेरिका के सामने अपनी बात मनवाने के लिए? अभी तक जो मेरी इतला है बिल्कुल खड़े होंगे, लड़ेंगे। अस्करी और सियासी क़यादत एक है
और बिल्कुल भी वो इस वक्त कम नहीं करेंगे। और ये बात एक वाशिंगटन में है जिसकी वजह से जो मौजूदा सियासी क़यादत है उस पर अमेरिका नाराज़ है। बात यह है कि मुझे आपकी बात से काश मेरा दिल कर रहा है कि आप शर्त, अगर मैं आपसे शर्त लगाऊं, और मैं दिल से ख्वाहिश है कि आप शर्त जीत जाए, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है इस बात का। क्यों नहीं आ रहा मुझे यकीन? आप स्केप्टिकल हैं, माजी को देखते हैं, लेकिन मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। मैं आपको वजह बताता हूं कि एपीसी में मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा था कि जनाब कुछ तो हुआ होगा जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो किया है हमने, तभी तो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है। टोटल अमेरिकन एजेंडा था कि नहीं था एजेंडा, लेकिन और बाद में अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। लेकिन मियां नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं है इस वक्त जो डिसीजन लेगा वो आसिफ अली जरदारी, शेख वकास अकरम या ऐसे हजरात तो हैं हुकूमत में, वो हैं। लेकिन ये जो इस वक्त हुकूमत है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की क़यादत, इस मामले पर उन्होंने तहैया किया हुआ है कि वो पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसके साथ रहेंगे। यानी पहली बारी पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बन गई। बाजार यही लग रहा है कि वो इनके साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कामरान शेख साहब, मैंने आपसे आज तो कानूनी सवालात पूछने हैं जी। मेरे पास कुछ कागजात हैं और अल्लाह करे कि ये सही ना हो, लेकिन जहाँ तक मेरी इत्तला है वो ये सही है। आपकी कोशिश करूँगा आपकी स्क्रीन पर दिखाने के लिए। ये एक डिग्री है, रिजल्ट गैजेट है शेख वकास अकरम का, MNA है, काबिल एहतराम है और वफाकी वजीर हैं आपके। अब उनका हुआ क्या कि इंटरमीडिएट के आगे आप जब गैजेट देखते हैं तो शेख वकास अकरम के आगे लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स में वो उनकी सप्ली आई हुई है। ठीक है ना, कोई नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि एक एफिडेविट जमा कराया अपना हैंड रिटन प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को, और उसमें उन्होंने लिखा कि जनाब आई गॉट अ कंपार्ट एंड डिडंट गेट एडमिशन हियर, देन आई क्लियर्ड द कंपार्ट एंड गॉट एडमिशन इन कसूर। ठीक है, अच्छा, ये उनकी अपनी हैंड रिटन सारी है। कोर्ट में जब उनके खिलाफ एक केस आया कि जी इनकी डिग्री जाली है, तो उन्होंने कोर्ट में जाके ये एफिडेविट दिया कि मैंने GCE का एग्जाम किया था, यानी A लेवल्स का एग्जाम दिया था, तो उस वजह से मुझे इंटरमीडिएट के एग्जाम का रिजल्ट जो है वो मेरे उसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब कोर्ट में जाके उन्होंने ये कह दिया, और जो BA की डिग्री उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की लगाई हुई है अपने कागजात के साथ, उसमें उन्होंने वही FA की डिग्री मेंशन की हुई है जिसमें उनकी सप्ली थी और फुली क्लियर्ड नहीं थी, जिसके ऊपर उनका हैंड रिटन नोट भी है कि जनाब ये मेरी सप्ली आ गई है, बराए मेहरबानी मुझे जो भी आपने करना है कर लें। आपकी एक बहुत बड़ी अक्सरियत है नेशनल असेंबली में जिनकी डिग्रीज के ऊपर, जिनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, जिनके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, बड़ा शदीद क्वेश्चन मार्क है। हमारे आगे तो बैठ नहीं सकते, अमेरिका के आगे ये लोग कहाँ बैठेंगे? और कानून क्या कहता है जो अदालत को गलत एफिडेविट देता है या गलत एविडेंस देता है उसके मुताबिक? आप सही कह रहे हैं। हमारा अगर तशख़्ख़ुस यही है जो कि नज़र आ रहा है, तो अमेरिका या किसी भी दुश्मन के आगे हम कैसे सर उठा सकते हैं। लेकिन ये जहां तक ये बात है, अगर ये बात दुरुस्त है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, देखें ना, तो इन्होंने फिर फर्जरी कमिट की है। ये देखिए सेक्शन 193 है पाकिस्तान पीनल कोड का, ताज़ीरात पाकिस्तान का, जिसके तहत 3 साल तक सजा हो सकती है अगर आप अदालत में झूठा बयान दें, झूठा बयान हल्फी दें और झूठा एविडेंस दें, तो ये पर्जरी का ऑफेंस है और डिस्क्वालिफिकेशन इसके अलावा होगी। तो उसी अदालत में जिन लोगों ने चैलेंज किया था उन्हें चाहिए कि वो दरख्वास्त दें। क्यों जी, आप शर्त हार जाएंगे समीर साहब? नहीं, मैं फिर भी अपनी बात पर कायम हूँ, मैं शर्त जीतूंगा। भले इनकी डिग्री जाली है, कोर्ट में इन्होंने झूठ बोला है, लेकिन इस वक्त जो सेंटिमेंट है पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के खिलाफ, ये बिल्कुल सब इकट्ठे हैं। समी साहब आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह करे कि मैं शर्त हारूं आपसे, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो मजबूत बाजू दिखाए अपने और मजबूत इरादे भी दिखाए। हमने किसी से खुदा न खास्ता जंग नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, लेकिन इज्जत के साथ जिंदा तो रहने हमारा एक हक है ना। अब ये आपको आज का मैं दिखाता हूँ, एक पाकिस्तान का बहुत ही मुस्तनद और यानी अच्छे अखबारों में इसका तस्करा होता है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। कामरान शेख साहब आज के एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पेज नंबर 9 में उन्होंने लिखा हुआ है कि पब्लिक फंड्स यूज्ड फॉर शरीफ रैली इन DG खान। यानी लुब्बे लुबाब ये है कि नवाज शरीफ साहब ने पब्लिक रैली करनी थी डेरा गाजी खान में, तो वहाँ हुकूमत पंजाब के तमाम तर वसाइल इस्तेमाल हुए, गाड़ियों से, पेट्रोल से, कुर्सियों के किराए से, तंबू शामियाने तक लेके 40 लाख रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ। और जब पूछा गया
कि ये किस तरह से हुआ, तो उन्होंने कहा जी पार्टी के फंड से हुआ। डीसीओ ने वहां के ये कह दिया, जबकि हुआ वो उससे था। और उनको उस रैली को सपोर्ट करने के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब का कवर देना पड़ा कि जी चीफ मिनिस्टर साहब का विजिट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये खर्चा हो रहा है। एहतसाब कौन करेगा? सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान, कौन से कैरेक्टर की बात कर रहे हैं? पहले तो ये बताएं कानूनी तौर पे इसकी सजा क्या है? अगर ये जुर्म इसका इर्तिकाब हुआ है तो ये अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, सेक्शन 9A6 ऑफ नैब ऑर्डिनेंस, तो इसकी सज़ा जो है वो भी उसमें लिखी हुई है। और लेकिन मुझे नहीं पता कि मियाँ साहब ने ये इस जुर्म का इर्तिकाब किया है या नहीं, इसका कोई एविडेंस है या नहीं। ये तो जाहिर है मैटर है इन्वेस्टिगेशन का और ट्रायल का। अगर ये खबर गलत है, गवर्नमेंट के खिलाफ खबर है, इसके ऊपर तो डिक्लेरेशन कैंसिल हो सकती है जी। ये भी इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है डेफेमेशन की। तो आप ये तो खबर चले हो सकता है गलत है। मैंने अपने प्रोग्राम में दिखाया कि सरकारी पंजाब हुकूमत का जहाज मियाँ साहब जाती तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं PMLN की तशहीर के लिए और इलेक्शन कैंपेन में कश्मीर और बल्तिस्तान के इलाकों में, गिलगित वगैरह के इलाकों में। उसके मतलब जनाब क्या कहेंगे? नहीं, अगर ऐसा कोई इस्तेमाल है तो देखें, मैं तो मुस्तफ़ी हूँ, मैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी भी अगर चोरी का जुर्म करे तो सजा वही होगी जो अवाम के लिए होगी। लेकिन आपके वालिद साहब तो मियाँ साहब को हर केस से बचा के ले जाते हैं, इतने धांसू लॉयर हैं वो, हर केस से निकाल के ले जाते हैं। देखिए, ये मेरे वालिद साहब की और मियाँ साहब मैं सलाम करता हूं, उनके राइट्स हैं। देखिए, नहीं बिल्कुल है। हाँ, मियाँ साहब का राइट है कि वो अपनी मर्जी का वकील एंगेज कर सकें जिसको चाहें, और ये दस्तूर ने उन्हें हक दिया है। इसी तरह मेरे वालिद साहब का भी ये हक है कि वो प्रैक्टिस में जिसको वो हो सकता है उनका ख्याल हो कि मियाँ साहब कंप्लीटली इनोसेंट आदमी हैं और उनकी परसेप्शन ये हो कि उनको डिफेंड करना मेरे लिए बहुत। शर्त हार रहे हैं कि जीत रहे हैं? एक बात आप शर्त हार रहे हैं कि नहीं, जीत मैं शर्त जीतूंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा, ये जो आपने अभी बात कही है सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है। आप कहीं किसी को उठा के देख लें, छोटा सा पुलिसमैन हो, कोई ऑफिसर हो, जहां पर भी बैठा है वो अपने जाती कामों के लिए ये वसाइल साहब, आपको याद होगा वॉशिंगटन पोस्ट के जब 2 जर्नलिस्टों ने वाटरगेट स्कैंडल का इंकशाफ किया था जिसमें प्रेसिडेंट निक्सन जो थे वो इन्वॉल्व थे, तो प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा था कि कौन सा सदर अमेरिका का जिसने ये नहीं किया जो मैंने किया है। उन्होंने कहा किया है, तुम पकड़े गए हो, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट हो गई है, अब तुम इसके जवाब दे हो। आज से अगर इंसाफ शुरू होगा, आज से एहतसाब शुरू होगा तो हमारी गवर्नेंस का हाल जरा बेहतर होगा। लेकिन कौन सी गवर्नेंस, एक ब्रेक के बाद बताऊंगा आपको। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले आप बातें सुने तो समी इब्राहिम की, उनके साथ हैं बैरिस्टर कामरान शेख। और समी इब्राहिम को लगता है मुझे खाना खिलाना पड़ेगा इस प्रोग्राम के आखिर तक, लेकिन अभी जो मैं चीज़ दिखाने वाला हूँ वो इनके लिए और आपके लिए बड़ी आई ओपनर होगी। हम लोग भूल जाते हैं, असल में हम मसाइल ऐसे हैं हमारे कि आज हम जो प्रोग्राम करते हैं वो इतना अहम करके हम पेश कर देते हैं, और कल फिर हम जो प्रोग्राम करते हैं उसको भी हम अहम करके पेश कर देते हैं कि शायद कई बारी हम कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते और अगले दिन की खबर हम ढूंढना शुरू हो जाते हैं, खबर क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सिंध में सैलाब, अभी शायद किसी की खबर नहीं है कहीं की, लेकिन फैक्ट यह है कि अभी भी 60 लाख अफराद बेघर हैं, बेसरो सामानी के आलम में हैं। वहाँ पे एक्चुअल हालात क्या हैं और क्या हो रहा है वहाँ पे, आपको मैं ज़रा दिखाता हूँ। खरीबात की टीम कुछ हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले वहाँ पे विज़िट करके आई थी। आप चंद चीज़ें खुद देखें, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक पैकेज दिखाना है सैलाब के हवाले से। आफ्टर दैट आई विल शो यू अबाउट आवर विजिट। वॉच नाउ। सिंध में बारिशें तो हर साल होती हैं और महीनों तक मुसलसल होती हैं, मगर जो तबाही हालिया बारिशों से आई है वैसी तबाही कम से कम बारिशों से आने की बात न सुनी न कभी देखी। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और हर तरफ तबाही की दास्तानें बिखरी हुई हैं। हालिया बारिशों से होने वाली तबाही के हुजूम को सिंध के अवाम के लिए 2010 के सैलाब के नुकसानात से बड़ा तसव्वुर किया जा रहा है। सिंध में बाराने रहमत को हुक्मरानों की मुजरिमाना गफलत ने और करप्ट नाअहल और बदउन्वान इंतजामिया, इनके बालादस्त ताकतवर सरपरस्तों ने खल्के खुदा के लिए अजाब बना दिया। मुसीबत में घिरे लोगों की अब भी एक बड़ी तादाद इमदाद की मुंतजिर है। अब भी आफत ज़दा इलाकों में ऐसे बहुत से मकामात हैं
जहां कोई हुकूमती एहलकार नहीं पहुंच पाया। अगर फौज के जवान पानी में घिरे लाखों लोगों को निकालने का फरीजा अंजाम ना दे पाते तो बारिशों के पानी से आने वाले सैलाब से हलाक होने वाले लोगों की तादाद सैकड़ों में नहीं हजारों में होती। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की अभी भी सख्त जरूरत है। सबसे अहम बात यह है कि शहरों, कस्बों, देहातों में भरे हुए कई फुट पानी की निकासी का फौरी इंतजाम किया जाए ताकि मुतासरा इलाकों के लोग अपने घरों को वापस आ सकें, क्योंकि आलमी इदारों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर सर्दियों से कबल लोग अपने घरों को वापस नहीं गए तो सूरत हाल संगीन हो सकती है, क्योंकि मुतासरीन की एक बड़ी तादाद इस वक्त भी खुले आसमान के नीचे मौजूद है। जी, मैं आपको जल्दी से बताऊं कि सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जो हैं उससे क्या रंग उनका आया है कि सिंध में तकरीबन 30 लाख बच्चे सैलाब के बाद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकते हैं और सिंध के 23 अजला में सैलाब से मुतासर होने वाले की तादाद 97 लाख है। 16 लाख मकानात तबाह हुए हैं, 456 अफराद जाँ बहक और 745 अफराद जख्मी हुए हैं। एक ही साल में 2 बार सैलाब से मुतासर होने की वजह से मुतासरीन में नफ्सियाती, जिस्मानी और तबई तौर पर हालात का मुकाबला करने की अहलियत कम हो गई है। इस वक्त तकरीबन 2,40,000 ख़वातीन हामिला हैं और रोज़ाना 40 बच्चों की विलादत हो रही है। महकमा आबपाशी सिंध के मुताबिक सिंध के मुतासरा 9 अजला में इस वक्त भी 12 मिलियन एकड़ फीट पानी मौजूद है जो 21,500 किलोमीटर के इलाके पर फैला हुआ है और इस पानी की निकासी में कम से कम भी 3 माह का अरसा लग सकता है। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़र इकबाल कादिर के मुताबिक सैलाब-ज़दा इलाकों में इमदादी सामान की तकसीम दुरुस्त नहीं हो रही और कुछ इलाकों में सियासी बुनियादों पर सामान तकसीम किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी को खबरदार किया कि अगर पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन को इमदाद ना मिली तो आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा का रिलीफ ऑपरेशन बंद हो सकता है। और उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए सिर्फ 1 माह की खुराक का ज़ख़ीरा रह गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सैलाब मुतासरीन के लिए तकरीबन $357 मिलियन की अपील की थी और अब तक सिर्फ $19 मिलियन मिल सके हैं। सिंध में सैलाब की वजह से सूबे के ज़रई शोबे को $2 बिलियन का नुकसान हो चुका है। सैलाबी पानी से सूबे के 3/4 काबिल काश फसलों को नुकसान पहुंचा, जबकि 2/3 फूड स्टॉक को भी नुकसान पहुंचा है। कपास की फसल को $998 मिलियन, मिर्चों की फसल को $427 मिलियन और चावल और गन्ने की फसल को $135 मिलियन का नुकसान हुआ है। टमाटर, प्याज और दूसरी सब्जियों की तबाही की वजह से $180 मिलियन का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के GDP में 23% हिस्सा ज़रई शोबे का है और इस सैलाब की वजह से ग्रोथ रेट 4.5 से 3% पर आ सकता है और इस सैलाब की वजह से पाकिस्तान की बरामदात मुतासर होंगी और कौमी खजाने को तकरीबन $3 अरब तक का नुकसान पहुंच रहा है। सैलाब से 8,000 किलोमीटर सड़कें और 127 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बुरी तरह मुतासर हुए हैं। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर लोपेस डी सिल्वा के मुताबिक पिछले साल की निस्बत रवां बरस पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर आलमी बरादरी ने तवज्जो ना दी और अक़वाम मुत्तहिदा की अपीलों के बावजूद किसी मुल्क की तरफ से इमदाद के लिए फौरी और तेज़ रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया, जबकि इस साल पिछले साल की निस्बत सिंध में सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। और अगर हुकूमती दावों को मान भी लिया जाए कि इसने मुतासरीन को 10 लाख राशन बैग तकसीम किए हैं, राशन के जो पैक तकसीम के लिए तैयार किए जाते हैं इसमें 5 अफराद के लिए 1 माह का राशन तैयार होता है। इस तरह 10 लाख बैग में 50 लाख अफराद के लिए 1 माह का राशन होगा। बाकी 40 लाख लोगों की जिम्मेदारी किसकी है? मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप अगर अपने स्क्रीन्स पे देखेंगे तो आपको मैं एरिया दिखाऊंगा मैप्स में कि नंबर ऑफ डेथ्स क्या है। मसलन अगर आप सिंध के इलाके को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा तबाही जो है वो मीरपुर ख़ास के इलाके में हुई है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन ट्रेजिडी। उसके बाद जो है बदीन के इलाके में हुई है और फिर दीगर इलाकों में सांगड़ वगैरह में और बेनज़ीराबाद में और नौशहरो फिरोज में ये नंबर ऑफ डेथ्स हैं आपकी टोटल। पीपल अफेक्टेड यानी जिन लोगों को मुतासर किया इसमें वो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो तबाही है वो खैरपुर, बेनज़ीराबाद, सांगड़, बदीन, टंडू वाला यार इन इलाकों में है और उसके बाद दादू वगैरह, बल्कि उससे भी ज़्यादा जो है ये
हैदराबाद के आगे के जो इलाके हैं उनमें है। और अगर आप मुतासरा घरों को देखेंगे तो तकरीबन बदीन जो है वो सर फहरिस्त है। यहाँ पे मुतासरीन यानी जो घरों के मुतासरीन हैं उनमें सबसे ज़्यादा तबाहकारियाँ 3,08,000 से तकरीबन 3,83,000 घर सिर्फ बदीन डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे तबाहियाँ हुई हैं। उसके बाद बेनज़ीराबाद जो है और फिर उसके बाद सांगड़ और उमरकोट, इनमें बेइंतहा तबाहकारियाँ हुई हैं। और जो ज़राअत का मैं आपको बता रहा था, एग्रीकल्चर के एरिया का आपको बता रहा था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खैरपुर, ठट्ठा, बेनज़ीराबाद और मीरपुर ख़ास में तबाही के हुई। इससे पहले सांगड़ और बदीन, इनमें भी बेइंतहा तबाहकारी हुई। फिर दादू और उमरकोट और टंडुअला यार और मटियारी, इन जगहों पे भी यानी ज़राअत को बेइंतहा नुकसान पहुंचा है। देयर इज़ ओनली वन थिंग आई कैन टेल यू कि हमने जो वहाँ पे देखा और वहाँ पे जो इमदादी कैंप्स थे, कि आपको मैंने एक ऐसा इमदादी कैंप दिखाना है कि जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र हो सकता है। और इसलिए फ़ख्र हो सकता है कि अगर आप सुनामी के बाद अमेरिका में बनने वाले इमदादी कैंप्स की इंटरनेट की फुटेज देख लें, आपको मिल जाएगी यूट्यूब वगैरह पे और जगहों पे, तो आपको पता चलेगा कि वसाइल ना होने के बावजूद अफवाज पाकिस्तान ने यहाँ पे सिंध के अंदर किस तरह के इमदादी कैंप्स बनाए और वो अभी तक चल रहे हैं। दे आर अ मस्ट सी। आपने नहीं देखे तो घर वालों को जमा करें, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ इस ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे थे, एक छोटा सा montage भी आपको दिखा रहे थे। ये बदीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पाकिस्तान आर्मी के 2 कैंप्स हैं, बहुत ही आई ओपनर वो कैंप्स है। जब हम लोगों ने, हमारी टीम ने वहाँ पे विजिट किया, बेसिकली ये दिन 3-4 विलेजेस को कवर करते हैं। उसमें सांग है, मिठा खान है, सैदू खान है, फजल बडू है और बख्शू लैंड है। और आपको मैं इस कैंप के अंदर लेके जाता हूँ कि मैं इसकी तारीफ इतनी क्यों कर रहा हूँ। एक तो आप देखेंगे कि जब इस कैंप के अंदर आप जाएंगे कि वहाँ पे वो किस तरह से तरतीब के साथ है और किस तरह से वहाँ पे सामान भी दिया जा रहा है, वहाँ पे रिहाइश भी दी जा रही है, कपड़े, खाना पीना, अद्वियात, डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी किस तरह से हैं। और लेकिन उसमें एक बड़ी ख़ास चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी को पता हो और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको पता हो कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है इस सैलाब के मौके के ऊपर भी। बट वॉच दिस। ये कैंप जो आप देख रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए जो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया, इसका जब हमने दौरा किया वहाँ पे, तो इसमें इवन जो मेडिकल कैंप था वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ आरास्ता था। आप ये देखें, ये मैं ख़ास तौर पे आपको इस औरत की तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। 4 मिलियन हिंदूज़ जो हैं वो सिंध के अंदर मुतासरीन, यानी सारे 4 मिलियन तो नहीं मुतासरा, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है उनकी जो मुतासरीन सैलाब में शामिल हैं। और ये वो कैंप बना है पाकिस्तान आर्मी का जहां रंग व नस्ल और मज़हब से बालातर हो के सारे उस अहाते में एक साथ हैं। वहीं खाना भी पका रहे हैं, वहीं पे अशियाए खुर्दनोश भी उनको हो रही हैं, ये मेडिकल कैंप्स भी वहीं पे हैं, वहीं पे इनकी सर्जरीज भी हो रही हैं, वहीं पे औरतें डिलीवर भी कर रही हैं। और लाइफ सेविंग मशीन्स और ड्रग्स जो हैं वहाँ पे CMH बदीन और CMH हैदराबाद की जानिब से खसूसी तौर पर पहुँचाई गई हैं। और पाकिस्तान आर्मी के जवान जो है राउंड द क्लॉक वहाँ पे अनथक मेहनत कर रहे हैं। ये ऑफिसर्स हैं, उनके डॉक्टर्स हैं। और हो ये रहा है कि सिर्फ सैलाब से मुतासरा नहीं, इस मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ के जो, क्योंकि आसपास के इलाकों में गरीब बहुत हैं और वहाँ पे एक यानी मुफलसी बेइंतहा है, वो लोग भी इस मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ पे आ रहे हैं और डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स के साथ अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्पेशल एक्सरे, वहाँ पे मोबाइल एक्सरे क्लिनिक है जो डिजिटल एक्सरेज करती है और ये वहाँ पे रखी गई है ताकि ये ना हो कि किसी का फ्रैक्चर हो, कुछ हो तो उसके एक्सरे को जाना पड़े।
यहाँ पे ये तो मेडिकल कैंप्स की आप फुटेजेस देख रहे हैं, ये प्लेग्राउंड बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो है वहाँ पे वो सिर्फ बैठ के कोई और चीज़ें ना करें, बल्कि सेहत का भी उनका ख्याल रखा गया। उनकी क्लासेस हो रही हैं वहाँ पे, और स्कूल्स वहाँ पे आर्मी ने फौरी तौर पे फील्ड के अंदर उनको कर दिए हैं। उनको आप देख रहे हैं कि उनको यूनिफॉर्म्स, उनको बुक्स, और उनको ये सारी वहाँ पे कुरानी कायदे वगैरह। ये मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन इस मस्जिद के साथ एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो बहुत ही अहम है। और ये इस कैंप के अंदर ये वो डिस्प्ले आइटम्स हैं जो उस दिन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। और यहाँ पे किसी के ऊपर ये नहीं है कि उसको टोकन मिला हुआ कि अच्छा तुमने 5 किलो आटा कल ले गए तो आज क्यों लेने आए हो, क्योंकि किसी का पानी में गिर जाता है, किसी का ख़राब हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो जिसको जितनी ज़रूरत होती है वो उतना आके लेता है। बर्तन वगैरह हर चीज़ यहाँ पे, ख़वातीन का दस्तकारी का स्कूल, ताकि ख़वातीन वहाँ पे जितनी देर भी हैं, जितने हफ्ते महीने भी हैं, वहाँ पे वो कोई हुनर हासिल कर सकें और इज़्ज़त के साथ जो है वहाँ पे अपने कोई ज़रिया मुआश में इजाफ़ा कर सकें। बच्चियों का आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। और इस तरह के दस्तकारी स्कूल तो ये मंदिर, ये मैंने आपको दिखाना था, हिंदू कौम के लिए वहाँ पे खसूसी मंदिर तामीर किया गया है और वहाँ पे वो अपनी पूजा भी कर रहे हैं। और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, ये माईपूड़ी कंपाउंड है बेसिकली। माईपूड़ी 105 साला खातून है, 103 साला मेरा ख्याल है, और हयात है माशाल्लाह। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी यहाँ पे। ये माईपूड़ी आपके सामने है, और क्योंकि ये सबसे एल्डेस्ट हैं तो उनके नाम पे पूरे कैंप का नाम रखा गया है। और वहाँ पे लोग जो है वो मुतासरीन सैलाब जो हैं उन सब को, जब उनको पहले पूछा गया कि जी आपने सेग्रीगेट होना है कि आप मुसलमान इधर, हिंदू इधर, मसीह इधर, तो उन सब ने कहा नहीं, हम सारे पाकिस्तानी हैं और हम सारे इस सिंध के इलाके के, हमने यहीं पे रहना है। वेलकम बैक। आप देख रहे थे पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल कैंप्स जो वहाँ पे हैं, और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट जितना इलाका मैंने देखा है, मैंने वहाँ पे कोई और कैंप्स नहीं देखे हैं सिवाय आर्मी के, और कुछ यानी जमात दावा के मैंने देखे हैं वहाँ पे लोग। व्हाट डू यू से? मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बहुत कमेंडेबल है एफर्ट, और आपकी एफर्ट भी बहुत कमेंडेबल है, क्योंकि इस वक्त हम जो हुकूमत है वो अपनी क्रेडिबिलिटी बुरी तरह खो चुकी है। उनसे तो आम मसाइल जो है उनके साथ डील करने की अहलियत नहीं है। तो ये तो एक ऐसी आफत है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लागत दरकार है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज और ऐसे लोग जो डोनर्स हैं जो दे सकते हैं, उनकी हुकूमत पर किसी किस्म की कोई भरोसा नहीं। समी, मैंने एक क्विक क्वेश्चन बिफोर आई शो यू समथिंग एल्स, कि यहाँ पे आपने देखा कि जैसे सारी कम्युनिटी, सारे मज़ाहिब जो हैं एक साथ रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बर्दाश्त कर, क्रिकेट हो रही है, फुटबॉल हो रही है, वहाँ पे दस्तकारी हो रही है, यानी कम्युनिटी लिविंग जो है इससे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से, ये क्यों नहीं हमारे चैनल्स दिखाते? ये क्यों नहीं आप न्यूज़ करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी देखे कि दिस इज़ द रियल पाकिस्तान? देखिए मुबशर, आपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि पाकिस्तान का असल मसला गवर्नेंस है। ये तो जो आपने दिखाया ना, ये करैक्टर है पाकिस्तान के अवाम का। मीडिया में अगर आप देखते हैं तो कितने अफसोस की बात है कि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो रियल इशू की बजाय ऐसे इश्यूज़ में जो नॉन इश्यूज़ हैं, अपने मफाद के लिए, अपनी बका के लिए उसमें उसने उलझा के रखा हुआ है। अगर जैसे आपने ये बताया, अगर पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान के अवाम पर उन्होंने तवज्जो ना दी, तो आने वाला वक्त जो है, जिस तरह अरब में अपराइजिंग हुई है, लोग सड़कों पर हैं, वॉल स्ट्रीट के जो ज्यादतियाँ साम्राज्य निज़ाम ने की हैं उसके खिलाफ हैं, ये कौम भी उठेगी। ये लम्हा फिक्रिया है सियासतदान। मैं आपको दिखाऊं जरा सी तबाही, देखें अपनी स्क्रीन पे, ये सिंध की तबाही जो आप लोग भूल गए हो शायद, ये है वहाँ पे हाल। ये क्योंकि ऊपर से जब आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जो है इमदादी सामान फेंक रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो लोग भाग के आना शुरू हो गए। उनको बचाना भी है कि किसी के सर पे ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। अक्सर औकात जो, क्योंकि हमने ये देखा है रिलीफ ऑपरेशन जहाँ पे इलाके घिरे हुए हैं पानी के अंदर, तो उनका तरीकाकार ये है कि जो उस गाँव की मस्जिद है, मस्जिद की छत पे एक्चुअली जो है वो डाउनलोड किया जाता है, क्योंकि मस्जिद एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे सारे आ जाते हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहाँ से मसाजिद से होती है। और ये इतनी अहसन बात है कि यानी मसाजिद जो हैं सिंध की और उनके इमाम जो हैं, मौलवी हजरात जो हैं, वो इतनी अहसन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि किसी कौमियत के बंदे को या किसी मजहब के बंदे को
ये शिकायत नहीं हो रही कि मुझे यहाँ मस्जिद से कम मिला या इस मस्जिद से मेरे साथ यानी इंसाफ नहीं हुआ। नो दिस इज समथिंग ये हम लोग नहीं हाईलाइट कर रहे अपनी न्यूज़ वगैरह में। ये आप देखें कि एरियाज अभी भी आपकी यानी आपके मुंतज़िर हैं, ये पानी कई महीने नहीं उतरेगा क्योंकि ये खुद लो लाइंग एरिया, इसका कोई आउटलेट नहीं है। और ये सारा कुछ समी साहब इसलिए हुआ कि वो हुक्मरान जिनको आप समझते हैं कि वो अब खड़े होंगे हिलरी क्लिंटन के आगे, जनरल पेट्रियस के आगे, उन्होंने LBOD लेफ्ट बैंक का यानी ड्रेन जो था सिंध का, उसको इतनी बार ब्रीच किया, इतनी बारी ब्रीच किया, और 80-80 करोड़ रुपया हर साल पिछले 11 साल से जो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए लेते रहे वो नहीं था। और वो सारे का सारा सैलाब ये इंसानी सैलाब आए हैं, आपको मैं ये बता सकता हूँ। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर उसी बात पर आऊँगा। आपने ये कहा कि ये अमेरिका के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। ये इसलिए खड़े होंगे कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, जो असल ताकतवर इदारा है पाकिस्तान का, वो खड़ी है, सियासतदान खड़े होंगे। समी इब्राहिम आपका, कामरान शेख आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से चलते चलते सिर्फ एक दुआ है कि इस मुल्क को और इस मुल्क में हर बसने वाले को अपनी अमान में रखें और हर आने वाली आफत से हमें बचा के रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।